नमस्कार दोस्तों, यूजीसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एल यादव। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का जो क्लास है वो है लर्निंग अधिगम। और अधिगम को मैं प्रयास ये कर रहा हूँ, यद्यपि अ, अधिगम सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी अधिगम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है, ये एक बात। दूसरा, हम आपको बताएंगे अधिगम कितने प्रकार का होता है, कितने दृष्टियों से अधिगम किया जाता है, वो बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि अधिगम का सिद्धांत क्या है, अधिगम की कौन कौन सी विधियां हैं, और फिर अधिगम अंतरण क्या है। इन तमाम बातों की चर्चा आज हम आपसे करेंगे। तो बिना टाइम लिए हम सीधे आपको विषय की ओर चलते हैं। चलिए, टाइप यहाँ पर आप लोग ऑडियो वगैरह चेक कर लें, फिर इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो आज का विषय है वो क्या है। ठीक है, आज का विषय है अधिगम। अधिगम को हम लर्निंग कहते हैं। क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। अधिगम के बारे में आप लोग जानते हैं कि अधिगम क्या है। अगर सबसे पहले हम अधिगम की परिभाषा दें तो परिभाषा में अनेक लोगों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं उनकी बात करनी होगी। तो अधिगम अधिगम क्या है, इसी बात पर हम ध्यान देना चाहते हैं। तो अधिगम को जो हम परिभाषित करते हैं तो आपको पता चलता है कि अधिगम एक प्रकार की प्रक्रिया है। अधिगम किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अधिगम किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वतः एक प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। अधिगम सदैव नवीन नहीं होती है, बल्कि पूर्व अनुभव के निषेध के रूप में भी यह प्राप्त होती है। अधिगम सामाजिक और सृजनात्मक होती है। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन है वह किसी बाह्य दबाव के कारण या रोग के कारण, चोट के कारण, भय के कारण, संवेगात्मक दबाव के कारण या प्राकृतिक संकट के कारण अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, या जानबूझकर कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, नाटक वगैरह में व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, तो इसे हम अधिगम की श्रृंखला में नहीं रखते हैं। तो अधिगम क्या है? अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा जो कुछ भी हम सीखते हैं और उसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसी को ही हम अधिगम कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम की विशेषता क्या है? अधिगम की विशेषता यह है कि यह विकासात्मक प्रक्रिया है, यह सृजनशील प्रक्रिया है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह गत्यात्मक, गतिशील एवं विकासशील प्रक्रिया है। अधिगम के लिए कोई स्थान, कोई समय, कोई परिस्थिति अनिवार्य नहीं होती है। अर्थात सभी स्थानों पर, सभी परिस्थितियों में, सभी समय अधिगम की प्रक्रिया संचालित होती है और अधिगम किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इसी बात को हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं। अगर हम अधिगम की परिभाषाओं को ध्यान से देखें तो आपको एक परिभाषा है वुडवर्थ की। अगर हम अधिगम की परिभाषाओं को ध्यान से देखेंगे तो एक परिभाषा है वुडवर्थ की, और वुडवर्थ ने परिभाषा में कहा है वुडवर्थ ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि नवीन ज्ञान तथा
नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही अधिगम है। तो आप समझ लीजिए इन्होंने क्या बताया, नवीन ज्ञान, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है। अब वुडवर्थ की ये परिभाषा है, इसी तरह से कुछ अन्य विद्वानों ने भी परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है। एक विद्वान है जिनका नाम है क्रैम्बले। ठीक है, क्रैम्बले। क्रैम्बले ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है, क्रैम्बले ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप, पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन, अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन, अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। तो इस तरह से अधिगम को अलग अलग विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। ठीक है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन, तो एक और परिभाषा दिया गया है गेट्स के द्वारा। गेट्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसको भी आप देख लीजिए। गेट्स ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है, गेट्स ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण, अनुभव तथा प्रशिक्षण, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जो अधिगम की परिभाषा दिया है उससे एक बात खास करके जो निकल के आती है वो ये है कि अधिगम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे नहीं जाते हैं, मूलतः जो इसके लक्षण है वही पूछे जाएंगे। तो हमें सबसे पहले अधिगम की विशेषता जानना चाहिए। ठीक है, अधिगम की विशेषता आपको सवाल ज़्यादा पूछने की संभावना है। अधिगम की विशेषताएं, ठीक है, अगर हम अधिगम की विशेषताओं पर ध्यान दें तो हम कहेंगे यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, तो मूल प्रश्न यहाँ से बनता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अधिगम क्या है? अधिगम को अगर हम समझेंगे तो अधिगम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला, यानी पहला हमने अगर देखा है तो हम कह सकते हैं
कि अधिगम अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। एक एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब आप देखिएगा दूसरा बिंदु जो पूछा जाता है, अधिगम किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है। अधिगम किसी किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वयं एक प्रक्रिया है। स्वयं एक प्रक्रिया है। यह भी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अधिगम किसी प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि स्वतः एक प्रक्रिया है। अब जो प्रक्रिया है वह कैसी प्रक्रिया है उसको ध्यान से समझिएगा। अधिगम किसी व्यक्ति में, अधिगम क्या है? विकासात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? अधिगम विकासात्मक गत्यात्मक गतिशील, प्रगतिशील, अधिगम विकासात्मक, गत्यात्मक, गतिशील, प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक। अधिगम विकासात समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण एवं सृजनशील है। अधिगम विवेकपूर्ण एवं सृजनशील प्रक्रिया है। अधिगम विवेकपूर्ण एवं सृजनशील प्रक्रिया है। ठीक है, अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो आपको समझ में आता है कि अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है। अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला अस्थाई परिवर्तन है। अस्थाई परिवर्तन है। यह परिवर्तन यदि किसी के रोग के कारण, चोट के कारण, बाह्य दबाव के कारण, संवेगात्मक दबाव के कारण, वातावरणीय परिस्थितियों के कारण, भय के कारण हो जाता है, या नाटक के कारण भी अगर परिवर्तन हो जाता है,
तो ऐसे परिवर्तन को हम कभी भी अधिगम की श्रृंखला में नहीं रखेंगे। तो ये इस तरह से अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। हम अगले पेज पे चलते हैं। तो अधिगम के प्रकार, अब हम किसकी बात करेंगे? अधिगम के प्रकार की बात करेंगे। अधिगम के प्रकार की अगर हम बात करें तो अधिगम को हम कई दृष्टियों से डिवाइड कर सकते हैं। अधिगम को हम कई प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अधिगम जो है, अधिगम को हम तीन प्रकार से मुख्य रूप से बांट सकते हैं। ठीक, पहला है कार्य की दृष्टि से अधिगम। अगर हम कार्य की दृष्टि से अधिगम का डिवीजन करेंगे, कार्य की दृष्टि से अगर अधिगम को हम डिवाइड करेंगे तो कार्य की दृष्टि से अधिगम को तीन भागों में बांटा गया है। कार्य की दृष्टि से अधिगम को तीन भागों में बांटा गया है। पहले को कहा जाता है, ठीक है, पहले को कहा जाएगा शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम। दूसरे को कहा जाता है गत्यात्मक अधिगम। गत्यात्मक अधिगम। और तीसरा है समस्या समाधान। समस्या समाधान। तो इस तरह से तीन प्रकार होता है अधिगम का। अगर हम इसको, ठीक है, अब आपको पता है कि जो गत्यात्मक अधिगम होगा, गत्यात्मक अधिगम में हम शारीरिक नियंत्रण करते हैं। गत्यात्मक अधिगम में हम शारीरिक नियंत्रण करेंगे और शाब्दिक अधिगम में हम भाषा से संबंधित, अक्षर से संबंधित, वाक्य से संबंधित चीज़ों को सीखते हैं। गत्यात्मक अधिगम में हम अपने शरीर का जो नियंत्रण होता है उसको, जैसे हाथ है, हाथ से लिखना हमको है, हाथ से लिखना है, मुंह से बोलना है, तो इस पे जो हम पैर से चलते हैं, तो डांस करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो इसका मतलब है अगर हम नियंत्रण कर रहे हैं शरीर पर नियंत्रण करना क्या है? शरीर पर नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना होता है? प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, अधिगम करना होगा। तो जब हम शारीरिक नियंत्रण को सीखते हैं तो उसे हम गत्यात्मक अधिगम कहते हैं। यानी हम शरीर पर अगर नियंत्रण न कर पाए तो डांस कर सकते हैं, अगर हमारे पास शरीर पर नियंत्रण न हो तो क्रिकेट खेल सकते हैं? नहीं। फुटबॉल खेल सकते हैं? नहीं। वॉलीबॉल खेल सकते हैं? नहीं। बैडमिंटन खेल सकते हैं? नहीं। तो लिख सकते हैं? नहीं। तो इस तरह की जो गतिविधि होती है, इन तमाम गतिविधियों को ही गत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। अब तीसरे प्रकार की जो समस्या अधिगम होता है वो समस्या समाधान होता है। तो जब हम समस्याओं का समाधान करने के लिए जब सीखते हैं, अब हमारे पास बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं दुनिया में, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कुछ न कुछ सीखना होता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? समस्या समाधान अधिगम कहा जाएगा। तो कार्य की दृष्टि से ये तीन प्रकार का अधिगम हो गया। अब बात आती है उद्देश्य की दृष्टि से। अगर हम उद्देश्य की दृष्टि अधिगम को देखेंगे, उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, उद्देश्य की दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता होगा कि उद्देश्य की दृष्टि से अधिगम तीन तरह का होता है। उद्देश्य की दृष्टि से अधिगम को तीन भागों में बांटा गया है
और आपको पता है कि उद्देश्य की दृष्टि से अधिगम को तीन भागों में क्या है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य। और तीसरा है मनोचालक। मनोचालक या क्रियात्मक उद्देश्य। तो तीन तरह के उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स जो आप जानते हो, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स जो आप जान रहे हो, ठीक है। ये क्या है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स? इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स, इमोशनल ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद होता है साइकोमोटर, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपका तीन तरह का ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। अब ज्ञान जो है, अगर ब्लूम की बात करें तो ब्लूम कहते हैं 1956 में ब्लूम ने कहा था, 1956 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसी में ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 सोपानों का उल्लेख किया गया है। 6 सोपानों का उल्लेख किया गया है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इस तरह से ये 6 चीज़ें बताई गई, ठीक है। पहला ज्ञान बताया गया, बोध बताया गया, अनुप्रयोग कहा गया, विश्लेषण कहा गया, संश्लेषण कहा गया और मूल्यांकन कहा गया। तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 सोपान हैं, ठीक है। इसी तरह से भावात्मक उद्देश्य के भी सोपान हैं। तो जब हम भावनात्मक यानी दृष्टिकोणों को विकसित करते हैं, अभिरुचि का विकास करते हैं, अभिवृत्ति का विकास करते हैं, अभ्यास का विकास करते हैं, दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हैं, तो उसे ही जहाँ पर संवेगों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है उसे भावात्मक उद्देश्य कहेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का मतलब होता है जब हम अपने शरीर को संचालित करने के लिए कोई प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं तो वह क्रियात्मक होता है, ठीक है। वह क्या है? क्रियात्मक उद्देश्य है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें, इंजीनियरिंग करना ज्ञानात्मक उद्देश्य है। इंजीनियर बन करके हम देश की सेवा करेंगे, यह क्या है? यह भावात्मक उद्देश्य है। और मैं अब इंजीनियर बन करके पुल का निर्माण कर रहा हूँ, इससे देश की सेवा हो रही है, यह क्या है? क्रियात्मक उद्देश्य है। मुझे पिताजी की सेवा करनी चाहिए, यह ज्ञानात्मक उद्देश्य है। मैं अपने पिता की सेवा करूंगा, यह भावात्मक उद्देश्य है। और मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूं, यह क्रियात्मक उद्देश्य है, ठीक है। तो इसके बारे में कई चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर शिक्षण में इसको बताया जा चुका है। आगे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य के बारे में हमने शुरू में ही बता दिया है, इसलिए इसको यहाँ बताने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि शिक्षण स्तर की दृष्टि से अधिगम के 3 भाग होते हैं। शिक्षण स्तर की दृष्टि से देखा जाए, शिक्षण स्तर की दृष्टि से देखेंगे तो अधिगम के 3 स्तर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। 3 स्तर दिखाई देते हैं। ये 3 स्तर क्या है? ये 3 स्तर हैं। एक पहला है स्मृति स्तर, पहले को हम क्या कहेंगे?
स्मृति स्तर कहेंगे, दूसरे को अवबोध स्तर कहा जाता है, अवबोध स्तर, और तीसरे को चिंतन स्तर कहा जाता है। चिंतन स्तर भी बोलते हैं और इसको परावर्ती स्तर भी बोलते हैं, परावर्ती स्तर भी बोलते हैं, परावर्ती स्तर। तो इसी को हम कह सकते हैं मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, और रिफ्लेक्शन या थिंकिंग लेवल, थिंकिंग लेवल, इसी को हम दूसरे शब्दों में रिफ्लेक्सिव लेवल भी बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव लेवल, रिफ्लेक्सिव लेवल। तो इस तरह से शिक्षण स्तर की दृष्टि से अधिगम को तीन भागों में बांटा गया। एक को स्मृति स्तर कहा जाता है, एक को अवबोध स्तर कहा जाता है, और एक को चिंतन स्तर कहा जाता है। तो आपको पहले से ही हमने बताया है कि जो स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर के जो प्रणेता हैं, इसके जो प्रणेता हैं वो है हर्बर्ट, हर्बर्ट। इसके जो प्रणेता हैं उनको का नाम है मॉरिसन, मॉरिसन। और ये जो हैं इसके प्रणेता हैं हंट, ठीक है। तो तीन लोगों का तीन मान लिया जाता है। स्मृति स्तर हर्बर्ट, अवबोध स्तर मॉरिसन, और परावर्ती थिंकिंग स्तर ये हंट का हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब स्मृति स्तर क्या है, अवबोध स्तर क्या है, चिंतन स्तर क्या है, इसको मैं पढ़ा भी चुका हूँ और लिखा भी चुका हूँ, तो इसलिए इसको यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करूँगा। जो चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं इसलिए उसका यहाँ पर डिटेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, अब हम बताएंगे आपको अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। अगर हम अधिगम के सिद्धांत की बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अधिगम के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब इसको समझने वाली बात यह है कि अधिगम के सिद्धांत को हम दो भागों में बांटे हैं। अधिगम के सिद्धांत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक को हम व्यवहारवादी अधिगम कहेंगे, व्यवहारवादी अधिगम, और दूसरे को हम संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। संज्ञानवादी अधिगम। तो दो तरह के अधिगम के सिद्धांत हैं। तो व्यवहारवादी अधिगम के अंतर्गत किनको किनको रखा जाता है और संज्ञानवादी के अंतर्गत किनको किनको रखा जाएगा, उसी को हम बता रहे हैं। तो देखिएगा, थार्नडाइक, थार्नडाइक, पावलो, थार्नडाइक, पावलो, स्किनर, स्किनर,
वाटसन, ठीक है, गुथरी और हर्टन, और क्लार्क लियोनार्ड हेल, क्लार्क लियोनार्ड हेल। ये लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। जबकि संज्ञानवादियों में अगर आप देखेंगे, संज्ञानवादियों में अगर आप देखेंगे तो संज्ञानवादियों में बर्थीमर का नाम आता है, बर्थीमर का नाम आएगा, कुर्ट लेविन का नाम आता है, कुर्ट लेविन का सिद्धांत आएगा, कोहलर का सिद्धांत आता है, कोहलर का सिद्धांत आता है, कुर्ट कोफ्टा, कुर्ट कोफ्टा का नाम आता है। इनको सबको गेस्टाल्टवाद, इनको गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। ये सब क्या है? गेस्टाल्टवादी हैं। अब इसके अलावा आपका नाम आता है टालमैन का, टालमैन का नाम आएगा, बंडूरा का नाम आता है, ठीक है, अब्राहम मैस्लो का नाम आएगा, मैस्लो का नाम आएगा, रोजर्स का नाम आएगा, ठीक है, रोजर्स का नाम आएगा। इसके अलावा जो आपका नाम आता है वो है गैने का नाम आएगा, गैने का नाम आता है, ठीक है, डेल का अधिगम शंकु आता है, एडगर डेल का आएगा। इसके अलावा अधिगम डेल के अलावा आपको मिलर और डोलार्ड का सिद्धांत आता है, डोलार्ड का सिद्धांत आएगा, ठीक है, मिलर एंड डोलार्ड का सिद्धांत आएगा, और ब्रूनर का सिद्धांत आएगा, ब्रूनर का सिद्धांत आएगा, आशुबेल का सिद्धांत आएगा, आशुबेल का सिद्धांत आएगा। सिमोर और पेपर्ट का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिसोर और पेपर्ट भी, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत क्या है कि आप ये समझिए, व्यवहारवादी अधिगम में थांडाइक नामक मनोवैज्ञानिक, पावलो नामक मनोवैज्ञानिक, स्किनर, वाटसन, ठीक है, गुथरी, हर्टन, क्लार्क लियोनार्ड हल, ये सब जो हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। जबकि बर्थीमर, कुर्ट लेविन, कोहलर, कुर्ट कोफ्टा, ये गेस्टाल्टवादी और संज्ञानवादी भी हैं। इसके अलावा रोजर्स, मैस्लो, बंडूरा, टालमैन, गैने, एडगर डेल, मिलर और डोलार्ड, ब्रूनर और आशुबेल को भी संज्ञानवादी अधिगम संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो इतने लोग जो हैं ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं। ये सब क्या हैं? ये सब संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं और ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। एक एक सिद्धांतों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते चलेंगे, एक एक सिद्धांतों का हम डिटेल करते चलेंगे, ठीक है। अब आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, एक एक करके हम सिद्धांतों का नाम लेते जाएंगे। सबसे पहले जो हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं वो है थांडाइक। तो थांडाइक को आप लोग पहले समझ लीजिए। थांडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। थांडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं
और थांडाइक ने जिस सिद्धांत को दिया है, इनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। अब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को स्टिमुलस रिस्पांड थ्योरी कहा जाता है। स्टिमुलस रिस्पांड थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये स्टिमुलस रिस्पांड थ्योरी को शार्ट में क्या कहेंगे? शार्ट में इसको एएसआर सिद्धांत भी कहते हैं। इसको शार्ट में स्टिमुलस रिस्पांड सिद्धांत को एएसआर सिद्धांत भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। प्रयास एवं त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि इसको बंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसको बंधन सिद्धांत भी के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो थांडाइक ने प्रयोग किया है वो बिल्ली पर किया है। किस पे किया है? बिल्ली पर प्रयोग किया है। पहले बिल्ली पर प्रयोग किया था, फिर बनमानुष पर प्रयोग किया है, ठीक है, और बाद में चूहे पर प्रयोग किया है। तो चूहा, बिल्ली, बनमानुष तीनों पर इन्होंने प्रयोग किया है। अब इनके 3 मूल सिद्धांत हैं, यहां पर समझ लीजिए। इनके 3 मूल सिद्धांत हैं। 3 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं इसको समझिए। 3 प्रमुख सिद्धांत। 3 प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? 3 मूल सिद्धांत, 3 प्रमुख सिद्धांत। 3 प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? पहले सिद्धांत का नाम है अभ्यास का नियम। दूसरा है तत्परता का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। ये 3 प्रमुख नियम है और 5 गौड़ नियम है। 5 जो हैं गौड़ नियम है। 5 गौड़ नियम है। गौड़ नियम या अप्रमुख नियम या सेकेंडरी आप कह सकते हो, द्वितीयक नियम। ये 5 द्वितीयक नियम क्या हैं, एक एक करके इसको समझ लीजिए। 5 द्वितीयक नियम क्या हैं? 3 प्रमुख नियम हो गए। ये 3 प्रमुख नियम हो गया। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम कौन कौन से हैं? एक एक करके उसको समझ। हम्म हम्म। अब आप देखिएगा 5 गौड़ नियम में जो पहला नियम है वह है बहु अनुक्रिया का नियम। रवि रवि वो उसको मत लगाइए। हाँ, आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा वो। ठीक है। बहु अनुक्रिया का नियम,
बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है, दूसरे को कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम। चौथा है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, ठीक है। और पांचवा है साहचर्य रूपांतरण का नियम। साहचर्य रूपांतरण का नियम। तो ये 5 नियम हैं, आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। इसको आप थार्नडाइक के 3 प्रमुख नियम हैं, 5 गौड़ नियम हैं, इसको आपको समझ लेना चाहिए। अब हम आगे आपको बताएंगे पावलो का सिद्धांत। अगला क्या होगा? पावलो का सिद्धांत। इसमें कोई डाउट हो तो किसी को पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको हमने बता दिया पहला इनका थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो क्या है। थार्नडाइक के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे यसार बांड भी कहते हैं, यसार सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने बिल्ली, बनमानुष और चूहे पर प्रयोग किया था। इनके 3 प्रमुख नियम हैं। 3 प्रमुख नियम हैं। पहला अभ्यास का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम हैं। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है सादृश्यता का नियम और पांचवा है साहचर्य रूपांतरण का नियम। इस तरह से ये 5 जो हैं 5 गौड़ नियम हैं या सेकेंडरी रूल हैं और 5 ये 3 प्राइमरी रूल हैं। ये 3 क्या है? प्राइमरी रूल है और 5 सेकेंडरी रूल हैं। ये सवाल एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान से याद कर लीजिए। यह पूछा जा चुका है इसलिए इसको लिखवाना जरूरी है। बाकी सिद्धांतों में केवल नाम ही पर्याप्त होगा, तो इसको आप समझ लीजिए। अब दूसरा जो सिद्धांत है दूसरा नियम है वो है पावलो का नियम, ठीक है। दूसरा मनोवैज्ञानिक कौन है भाई? दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं पावलो, इयान पावलो। ध्यान दीजिएगा, जो इयान पावलो हैं, इयान पावलो, इयान पावलो मूलतः रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, रूसी मनोवैज्ञानिक हैं। ये रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। प्रयोग किस पे हुआ था? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। अब इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, केवल नाम ही पर्याप्त है, बस उसी को याद कर लीजिए और विद्वान का नाम मिला लीजिए तो मैचिंग के सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। अनुकूलित अनुक्रिया, कभी कभी अनुकूलित अनुक्रिया को
क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानता है। तो इसे हम क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहेंगे। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी इसे कहा जाएगा। तो इस नाम से भी अगर यह दिया जाएगा तो भी आपको पहचानना है। क्लासिकल अनुबंधन की हिंदी होती है शास्त्रीय अनुकूलन। शास्त्रीय अनुकूलन, शास्त्रीय अनुबंधन भी कह सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। तो इसे अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में अगर हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दें तो इयान पावलो ने यह कहा कि जैसे कि थार्नडाइक ने यह कहा था कि जब किसी प्राणी के समक्ष कोई उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है तो प्राणी उस वस्तु के साथ जुड़ जाता है। प्राणी और वस्तु के बीच एक बंध बनता है, एक बांध बनता है जिसको बांड कहा जाता है। उसका नाम है यसार बांड, स्टिमुलस रिस्पांड बांड। और जब यह स्टिमुलस रिस्पांड बांड दृढ़ होता है तो अधिगम अस्थायी होता है, और जब यह स्टिमुलस रिस्पांड बांड कमजोर होता है तो अधिगम अस्थायी होता है। तो उन्होंने कहा कि स्टिमुलस रिस्पांड बांड मजबूत करने के लिए 3 नियम होते हैं। पहला अभ्यास, दूसरा तत्परता, तीसरा प्रभाव। अभ्यास में क्या है, स्टिमुलस को व्यक्ति प्राणी के पास बार बार प्रस्तुत किया जाए। तत्परता क्या है कि प्राणी पहले से स्टिमुलस के लिए तैयार हो। प्रभाव क्या है, स्टिमुलस बहुत अच्छा हो, बहुत शक्तिशाली हो तो प्राणी स्वतः क्रियाशील हो जाता है। अब इसके 5 गौड़ नियम है। पहला बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा सादृश्यता का नियम, पांचवा साहचर रूपांतरण का नियम। तो आपको जो बहु अनुक्रिया का नियम है, बहु अनुक्रिया का नियम का अर्थ होता है कि कोई भी प्राणी तब तक अनुक्रिया करता रहता है जब तक कि उसे सफलता की प्राप्ति नहीं हो जाती, इसी को बहु अनुक्रिया कहेंगे। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति के नियम का मतलब होता है कि किसी भी प्राणी का जो दृष्टिकोण होता है, अगर उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है तो अनुक्रिया ज्यादा करता है, नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो अनुक्रिया कम करेगा। तो दृष्टिकोण अधिगम के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तीसरा होता है कोई भी प्राणी, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का मतलब होता है कोई भी प्राणी 2 तरह की क्रिया करता है, एक सतत एक असतत, एक सही एक गलत। तो सही अनुक्रिया और गलत अनुक्रिया में वह अंतर करता है। तो धीरे धीरे गलत अनुक्रियाओं को छोड़ता जाता है और सही अनुक्रियाओं को याद करता जाता है, इसी को आंशिक क्रिया का नियम कहा जाता है। चौथा है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम यह है कि कोई भी प्राणी पूर्व परिस्थिति में जिस अनुक्रिया के द्वारा सफलता अर्जित करता है, नवीन परिस्थिति में सर्वप्रथम वह उसी अनुक्रिया को दोहराता है। तो यह है सादृश्यता का नियम। पांचवा नियम है जिसे साहचर रूपांतरण का नियम कहा जाता है। तो साहचर के रूपांतरण के नियम में कहा गया कि कोई भी प्राणी जिस कार्य को करने में सक्षम होता है, यदि उस कार्य को किसी संवेगात्मक परिस्थिति के साथ जोड़ दिया जाए तो वह प्राणी उस कार्य को करने के लिए बाध्य होता है, अर्थात वह उस कार्य को करना सीख लेता है। तो इस तरह से थार्नडाइक के 5 सिद्धांत दिए गए। अब थार्नडाइक के इसी सिद्धांत की आलोचना करते हुए इयान पावलो ने कहा कि जिस प्रकार से थार्नडाइक कह रहे हैं कि स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक से भी या अनुबंधित उद्दीपक से या नियंत्रित वातावरण में अगर हम स्टिमुलस को प्रेजेंट करें तो स्वाभाविक अनुक्रिया हो सकती है। जिस प्रकार से स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, उसी प्रकार पावलो कहते हैं कि अनुबंधित अनुक्रिया से भी अनुबंधित उद्दीपन से भी अनुक्रिया हो सकती है। जैसे उन्होंने कहा कि भोजन देखने से लार टपकता है, भोजन देखने से लार टपकता है, यह स्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन अगर हम घंटी से लार टपका दें
अगर हम ताली बजा करके लार टपका दें तब, थाली बजा करके अगर हम लार टपका देते हैं तब, तब अनुबंधित अनुक्रिया होती है। तो कह रहे हैं जिस तरह से भोजन को देखने से लार टपक सकता है, उसी प्रकार से घंटी को दबाने से भी लार टपक सकता है। तो जो घंटी है ये अनुबंधित उद्दीपक है, यह कंडीशनल स्टिमुलस है। तो जब कंडीशन नेचुरल स्टिमुलस से नेचुरल रिस्पांड होता है, तो कह रहे हैं कंडीशनल स्टिमुलस से भी नेचुरल रिस्पांड हो सकता है। इसी सिद्धांत को उन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से दिया है, और इसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। क्लासिकल का हिंदी होता है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी भी इसको कहते हैं, और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब बात आती है एक दूसरे मनोवैज्ञानिक की। वो दूसरे मनोवैज्ञानिक कौन है? वो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं स्कीनर। क्या नाम है? स्कीनर। स्कीनर भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, और इनका जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, इसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको इसको यांत्रिक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसको यांत्रिक यांत्रिक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको पिजन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे पिजन सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कबूतर प्रयोग किया था, इसीलिए पिजन सिद्धांत इसका नाम पड़ा। ठीक है। इसको नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है। नैमित्तिक सिद्धांत भी नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसे उत्सर्जित इसे उत्सर्जित अनुकूलन विधि भी, उत्सर्जित अनुबंधन, इसे उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी, साधनात्मक साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो नैमित्तिक, इसको क्रिया प्रसूत सिद्धांत, नैमित्तिक सिद्धांत, उत्सर्जन अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, पिजन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नाम हैं, इसको आपको समझ लेना है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसे कहते हैं। इसे यांत्रिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे पिजन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाएगा। इसे उत्सर्जित अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। कबूतर, वनमानुष, वनमानुष और चूहा, ये तीन पर इन्होंने प्रयोग किया था। कबूतर, वनमानुष और चूहा, ये तीन चीजों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, तब आगे हम बताते हैं। ठीक है। अब जो अगला सिद्धांत है,
अगला जो सिद्धांत है आप जानते हैं, वो सिद्धांत का नाम है गुथरी और हर्टन का सामीप्यता। गुथरी और हर्टन, गुथरी और हर्टन का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को सामीप्यता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सामीप्यता, सामीप्यता का सिद्धांत, ठीक है, इसे सामीप्यता का सिद्धांत कहा जाता है। और इधर आपका है क्लार्क लियोनार्ड हल। क्लार्क लियोनार्ड हल, इनके सिद्धांत का नाम है, इनके सिद्धांत का नाम है, ठीक है, इनके सिद्धांत का नाम है सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का नियम, ठीक है। और इनके सिद्धांत को प्रबलन सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रबलन सिद्धांत, ये प्रबलन सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ठीक है, प्रबलन सिद्धांत के नाम से भी ये जाना जाता है। इसे गणितीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे गणितीय अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है, गणितीय अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। इसको आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी कहते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत भी कहते हैं, अवकलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे उत्सर्जित अनुबंधन, इसे उत्सर्जित या परिकल्पित निगमन सिद्धांत भी कहा जाता है। परिकल्पित, परिकल्पित स्वयं सिद्धियों का सिद्धांत कहा जाता है। स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें कुल 17 स्वयं सिद्धियां थी, का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम हैं, तो इसको भी आपको याद करना है, ठीक है। सबलीकरण का सिद्धांत, सबलीकरण का नियम, प्रबलन का सिद्धांत, गणितीय अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन से अधिगम सिद्धांत, परिकल्पित निगमन सिद्धांत या स्वयं सिद्धियों का सिद्धांत। तो ये क्लार्क लियोनार्ड हल का सिद्धांत है, ठीक है, इसको याद करना है। दूसरा गुथरी एवं हर्टन का सिद्धांत है, जिसे सामीप्यता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। ये व्यवहारवादी अधिगम के सिद्धांत हो गए। अब हम आपको संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत में अगर आप देखेंगे तो 4 सिद्धांत हैं, जैसे बर्थीमर, बर्थीमर, कुर्ट कोफ्टा, कुर्ट कोफ्टा, कुर्ट लेविन और कोहलर।
ये चारों मिल करके एक सिद्धांत देते हैं जिसे गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत। इसको कहेंगे क्या? गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत इसी को इसी को सूझ का सिद्धांत भी कहा गया है। इसे ही सूझ का सिद्धांत कहा जाता है। सूझ का सिद्धांत नाम दिया गया है, सूझ का सिद्धांत। और इसे ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा गया है। इसे समग्रवाद भी कहा गया है। इसे समग्रवाद भी कहा जाता है और इसे पूर्णाकारवाद भी कहा जाता है। पूर्णाकारवाद भी कहा जाता है। इसे अहम अनुभववाद भी कहा जाता है। अहम अनुभव, ठीक है, इसे अहम अनुभव। तो गेस्टाल्टवादी, ये गेस्टाल्टवादी है, ध्यान से समझिएगा। गेस्टाल्टवादी अधिगम सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवाद, पूर्णाकारवाद, अहम अनुभव। ठीक है, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। और गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है। और इन्होंने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। सुल्तान नामक वनमानुष, ये क्या था? वनमानुष था, वनमानुष। तो इसी सुल्तान नामक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। इनका प्रयोग कहाँ हुआ था? सुल्तान नामक वनमानुष पर। ठीक है, सुल्तान नामक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। इस चीज को भी ध्यान से रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो प्रयोगकर्ता होते हैं और जो जिन पर प्रयोग करते हैं उसको मिलाने के लिए पूछ दिया जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है, अगला है टालमैन। टालमैन का अधिगम सिद्धांत अगर आप देखेंगे, अगले मनोवैज्ञानिक हैं टालमैन। टालमैन, टालमैन का जो सिद्धांत है वो क्या है? टालमैन का जो अधिगम सिद्धांत है उसको देखिएगा। टालमैन ने जिस सिद्धांत को दिया है उसको कई नामों से जाना जाता है। इसको इसको चिन्ह सिद्धांत भी कहते हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत कहते हैं, चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत, इसे नव गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। नवीन गेस्टाल्टवाद, नवीन गेस्टाल्टवाद, नवीन गेस्टाल्टवाद कहा जाता है। इसे नव समग्रवाद भी कहते हैं, नव समग्रवाद भी कहते हैं, नव समग्रवाद भी कहते हैं। इसे इसको संज्ञानवाद, संज्ञानवाद और व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का
समन्वय भी कहा जाता है। संज्ञानवाद और व्यवहारवाद का समन्वय भी कहा जाता है। इसको भूल भुलैया नाम से भी जाना जाता है। भूल भुलैया, भूल भुलैया सिद्धांत। इसको संज्ञानात्मक नक्शा भी कहते हैं। संज्ञानात्मक नक्शा भी, संज्ञानात्मक नक्शा सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग सिद्धांत हैं, इसको आपको याद रखना है। टालमैन के सिद्धांत के बारे में ये इतने नाम हैं इसके, इसमें से इससे अधिक पूछने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा पूछने की संभावना आपको होती नहीं है, इसलिए ज़्यादा और हम बताने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुर्ट लेविन। ठीक है, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन के सिद्धांत को क्षेत्र का सिद्धांत कहा जाता है। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत, इसको क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत के नाम से इसे जाना जाता है और इसको कई अन्य नामों से भी हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्षेत्र अधिगम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी बहुत नाम है। ठीक है, अब आगे है बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा। अगर अल्बर्ट बंडूरा की बात करें, अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है, इसको सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। इसको हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहेंगे। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, इसको बोलेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत के। इसके 4 स्तर हैं, तो यहाँ पर वो सब नहीं पूछना है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के अधिगम सिद्धांत को मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। मानवतावादी, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कहते हैं। इसे मार्ग सिद्धांत भी कहा जाता है, मार्ग सिद्धांत भी कहते हैं। इसे मार्ग सिद्धांत भी कहा जाता है, मार्ग सिद्धांत। और इन्होंने कुल 5 प्रकार की मांग किया है। ठीक है, ये 4-5 प्रकार की मांग करते हैं, तो वो सब यहाँ पूछा नहीं जाएगा। रोजर्स, अगला है रोजर्स। रोजर्स का अगर आप देखेंगे, रोजर्स, रोजर्स का जो सिद्धांत है वह है सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। इसके सिद्धांत का नाम है सूचना प्रक्रिया, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत, सूचना प्रक्रिया अधिगम, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत। इसको आपको ध्यान रखना है, सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत के बारे में। ठीक है, अगला है आपका ब्रूनर।
ब्रूनर के बारे में आपको समझ लीजिए। ब्रूनर, ब्रूनर, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्या क्या समझना है। पहला है कुर्ट लेविन, पहला क्या है? कुर्ट लेविन, ये यहाँ पर कुर्ट लेविन का सिद्धांत है। तो कुर्ट लेविन ने जो सिद्धांत दिया है अधिगम का, वह है क्षेत्र का अधिगम सिद्धांत, क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। इसी तरह से अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया है उसे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहा जाता है। अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को, अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को दो नामों से जाना जाता है। एक क्या है? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, एक को मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कहा जाएगा और दूसरे को मार्ग सिद्धांत कहा जाता है। मानवतावादी सिद्धांत और मार्ग सिद्धांत। रोजर्स का जो अधिगम सिद्धांत है, रोजर्स का जो अधिगम सिद्धांत है उसे सूचना प्रक्रिया अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ब्रूनर का जो अधिगम सिद्धांत है, आप देख रहे हैं, ब्रूनर का जो अधिगम सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये मूलतः सिद्धांत हैं। अब कुछ और रह गए हैं, उसकी भी हम आप आगे बता देते हैं। आशुबेल का संज्ञानात्मक सिद्धांत भी है, यहीं पर नोट कर लीजिए। आशुबेल, आशुबेल का जो सिद्धांत है, आशुबेल के सिद्धांत को भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आशुबेल का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और ब्रूनर का भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बच रहा है क्या? मिलर और डोलार्ड। ठीक है, मिलर और डोलार्ड। मिलर और डोलार्ड के अधिगम सिद्धांत को, मिलर और डोलार्ड के अधिगम सिद्धांत को अनुकरण अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? अनुकरण, अनुकरण अधिगम सिद्धांत इसे कहा जाता है। अनुकरण अधिगम सिद्धांत इसे कहा जाएगा। और एक और सिद्धांत आपका बच रहा है। ठीक है, ठीक है, ये मुख्य सिद्धांत हो गए आपके। इन सिद्धांतों को आपको याद करना होगा, इन सिद्धांतों को याद करना होगा एक एक करके। तो इतने सिद्धांतों को अगर आप याद कर लेते हैं तो मैचिंग के अधिगम के कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, आज का क्लास लगभग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक।
एक क्लास अधिगम का और लेंगे, एक क्लास अभी अधिगम का और लेंगे, इसके बाद लगभग सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अधिगम अंतरण भी आपको बता ही देते हैं, खत्म हो जाएगा। चलिए एक लाइव क्लास लेकर के समझाएंगे। ठीक है, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।